क्या शिक्षा को लेकर, चूंकि केंद्र में आप राज्य मंत्री के तौर पे थे, तो आप अपने जीने के लिए भी और बिहार के लिए भी क्या? टीचर नहीं जाते थे कॉलेज, स्कूल में टीचर नहीं जाते थे, विद्यार्थी भी नहीं जाता, लेकिन आज टीचर भी समय पर जा रहे हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात भी हमने उस समय कहा था, आज बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है, बस टीचर भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, और उस समय से बेहतर आज जरूर हुआ है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि जितना बेहतर होना चाहिए उतना बेहतर नहीं हुआ है, हम इसको। तो आपकी जो पार्टी है वो कितनी सीटों के लिए मांग करेगी और उस पर चुनाव लड़ेगी? तो जिस काम से नुकसान ही होना है और लाभ तो कुछ होगा नहीं, हम बोल देंगे उससे लाभ क्या होगा, तो लाभ कुछ नहीं और नुकसान ही होना है, तो ऐसा घाटा का सौदा कौन करेगा? अच्छी बात। फिल्म देखते हैं, कौन सी फिल्म, भोजपुरी, हिंदी? फिल्म देखते तो बहुत, कोई नई फिल्म आती थी तो एक फिल्म को 3 बार 4 बार देख लेते थे। नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में अगर एक शब्दों में उनको परिभाषित करना हो आपको कि नीतीश जी की छवि से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं उनकी, तो आप कैसे करेंगे? इतना आसान काम है उनको समझना क्या है। अब हमारे बीच ये जो शख्सियत आ रही है वो उन्होंने बिहार की राजनीति में शिक्षा, सामाजिक न्याय और विकास की मजबूत आवाज को बुलंद किया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बिहार की राजनीति में सशक्त स्तंभ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। हम अपने स्थानीय संपादक पवन प्रत्यय जी से आग्रह करते हैं कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर मंच तक आवे। आपने शिक्षक जीवन से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर उपेंद्र जी ने संघर्ष के बल पर राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। वे बिहार के विधान परिषद के सदस्य हैं, लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार में भी शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने देश भर में शिक्षा के सुधार में ठोस कदम उठाए हैं। हमारे अतिथि मेहमान उपेंद्र कुशवाहा जी। साथ साथ में मैं बुलाता हूं रंजीत, हमारे स्थानीय संपादक रंजीत कुमार सिंह जी को आए और मोमेंटो दे करके हमारे अतिथि का सम्मान करें। स्थानीय संपादक पटना रंजीत कुमार सिंह जी। हमारे अतिथि मेहमान उपेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करें और इसके बाद उनसे संवाद स्थापित करेंगे स्थानीय संपादक पवन प्रत्यय जी और साथ में उनके स्टेट एडिटर अजय। सर कृपया मंच पर आएं और हमारे मेहमान के साथ प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में बातचीत का, सवालों का सिलसिला शुरू करें। प्रभात खबर के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भूमिका निभा चुके उपेंद्र कुशवाहा जी से हम पहला सवाल यही जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी को छोड़कर आपने गलती की? नीतीश कुमार जी को हमने छोड़ा कहाँ है? नीतीश कुमार जी से तो व्यक्तिगत संबंध है, जब से मेरा बना तब से लगातार, उस वक्त, बीच में, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन हाँ, आपके पूछने का शायद आशय है राजनीतिक संबंध। जी जी, व्यक्तिगत संबंध हमारा सब दिन रहा है, आगे भी रहेगा। राजनीतिक संबंध में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आया है, अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थिति होती है और उन परिस्थितियों के हिसाब से आदमी डिसीजन लेता है। तो बीच में कई बार राजनीतिक रूप से हम साथ हुए, फिर अलग भी हुए, वो अलग अलग समय पर अलग अलग कारण था, और जो भी कारण था उस वक्त का डिसीजन पूरे तौर पे उचित डिसीजन था, इसलिए कोई गलती हुई ऐसा हम नहीं मानते। नहीं, सबसे भरोसेमंद एक दौर में आप कह सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही विश्वसनीय आपको माना जाता था, तब नीतीश कुमार जी के साथ थे। बहरहाल आपने जो साफगोई से अपनी बात कही, आते हैं दूसरे सवाल पर कि आपने नई पार्टी बनाई। बिहार में कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपने खास समूह को लेकर बनी हैं। आपको लगता है कि आरएलएसपी उस दायरे को तोड़कर
उस तोड़ने की दिशा में मतलब चल रहा है या कूच कर रहा है? क्या तोड़कर बनाया, क्या आपने शब्द यूज किया? जो दायरा, एक समूह, एक खास अच्छा, समूह अच्छा, की पार्टियां रहे, बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, समझ तो अब मेरा सवाल ये है कि आप जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इस दायरे को तोड़ने की दिशा में आपके क्या कदम हो सकते हैं? देखिए, दायरा कुछ उस तरह का नहीं है मेरे साथ, और कोई आज नहीं, पहले भी जो भी मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है उसमें कभी दायरों से हमने उसको सीमित नहीं किया है। हम वंचित समाज के लोगों के लिए, जो न्याय से वंचित हैं, जिनको न्याय नहीं मिला, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या और किसी तरह से हो, उनके न्याय की बात करते हैं। और उनके न्याय की बात जब करते हैं तो सोसाइटी के सभी सेक्टर के लोग ऐसे हैं, थोड़ी संख्या किसी सेक्टर में ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन सभी सेक्टर में हैं जहां न्याय से वंचित लोग हैं, जहां बाकी जो सुविधा समाज के दूसरे लोगों को मिल रही है उससे वंचित लोग हैं, तो सभी सेक्टर में है। तो हमारी कोशिश उन तमाम लोगों को न्याय दिलाने की है, इसलिए कोई दायरा में हम अपनी राजनीति को नहीं बांधते। तो अब मेरा सवाल होगा, लेकिन सवाल से पहले हम अपनी एक बात कह के तब सवाल आपसे पूछेंगे कि जमीन तक टिकेंगे, फलक से पूछेंगे, जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तलक पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सवाल से। अभी NIRF की एक रैंकिंग आई 2025 में, तो उसमें चूंकि आप शिक्षा से ताल्लुकात रखते हैं, मेरे संज्ञान में है कि वैशाली जिले के जंदाहा में समता कॉलेज है, तो वहाँ आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो क्या शिक्षा को लेकर, चूंकि केंद्र में आप राज्य मंत्री के तौर पे थे, तो आप अपने जिले के लिए भी और बिहार के लिए भी क्या किया? और अभी जो एक NIRF की जो रैंकिंग आई उसमें 1-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ दें, पूसा को, और जो यहाँ का NIT है उसको छोड़ दें, बाकी उस तरह कोई विश्वविद्यालय की कोई रैंकिंग नहीं है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, अपने पुराने दिनों की याद दिला दी, जब हम भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त मुझको अवसर मिला, उसके पहले बिहार में कैसी शिक्षा है, अच्छी है, नहीं अच्छी है, इत्यादि से अवगत होने का मुझको मौका मिला था। लेकिन बिहार से बाहर किस राज्य में कैसी शिक्षा है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हो या सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, इवन अपने देश के विभिन्न राज्यों में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी कई जगह मुझको शिक्षा मंत्री के रूप में जाने का अवसर मिला, जिसमें फ्रांस जैसा विकसित राष्ट्र भी, वहां भी हम गए, बांग्लादेश भी गए, तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को भी देखने का मुझको मौका मिला। और तब मुझको लगा, और साथ ही साथ भारत सरकार जिन संस्थाओं को चलाती है शिक्षा के मामला में, उसको भी करीब से देखने का मौका मिला। राज्य की सरकार जो चलाती है उसको भी करीब से देखने का मौका मिला। तब मुझको लगा कि बहुत कुछ बिहार में करने की जरूरत है। देश के स्तर पे दायित्व था उस समय, तो देश के स्तर पे जो कुछ भी हो सकता था उसकी बात हम सब लोगों ने सामूहिक प्रयास किया। लेकिन संदर्भ, क्योंकि आपके सवाल का विशेष रूप से बिहार से है, तो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, हमको लगा कि जब भारत सरकार की संस्थाओं में अच्छी शिक्षा हो सकती है तो राज्य सरकार की संस्थाओं में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं हो सकती है। कई जो लोगों के मन में एक धारणा होती है कि सरकारी संस्था मतलब बेहतर नहीं हो सकता है, मुझको लगा कि यह धारणा बिल्कुल गलत है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार की भूमिका के बिना गरीब लोगों को नहीं मिल सकती है सुविधा। और इसी दोनों महकमा में हम देखें, भले कुछ लोगों के मन में परसेप्शन है कि इनमें सुधार नहीं हो सकता, लेकिन केंद्र सरकार जो स्कूल चलाती है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आज भी प्राइवेट स्कूल्स के बारे में लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय आज भी अगर रिजल्ट पब्लिश होता है, कभी कभी अपवाद में थोड़ा आगे पीछे भले हो गया हो, वरना केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय चाहे +2 का हो, 10th का हो, रिजल्ट पब्लिश होता है तो DPS जैसी संस्थाओं से
ज्यादा बेहतर उनका परीक्षा फल होता है। तो जब केंद्र सरकार की संस्थाएं अच्छा कर सकती है तो राज्य सरकार की क्यों नहीं कर सकती? क्या कारण है, कर सकती है कारण, क्यों? हाँ, जी। कारण भी मैंने गौर किया उस समय, और गौर करने के बाद कुछ हमने एक मांग पत्र भी बनाया, जो मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। 25 सूत्री डिमांड हमने राज्य की सरकार के समक्ष उस समय रखा। अभी पुरानी फाइल आपके यहाँ भी होगी तो उसको उलट कर देखिएगा, शायद मिल जाए। 25 सूत्री डिमांड, और उस वक्त हम मंत्री थे, उसके बावजूद हम अभियान बिहार में चला रहे थे। राज्य सरकार पर दबाव इस बात का बना रहे थे कि शिक्षा की बेहतरी के लिए हमारे इन सुझावों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। उस वक्त नहीं ध्यान दिया गया हमारे सुझावों पर, लेकिन मुझको खुशी है कि बाद के दिनों में उसी मांग पत्र से राज्य की सरकार ने कई मांगों को हूबहू मान लिया है। हम उदाहरण के लिए, हमने महसूस किया था उस समय कि टीचर की बहाली की जो व्यवस्था राज्य की सरकार ने कर दी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए तभी यह व्यवस्था आई थी, डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। और मैंने महसूस किया कि यह जो नीति सरकार की है कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, सबसे ज्यादा बंटाधार करने वाली नीति है शिक्षा व्यवस्था की। हमने कहा राज्य की सरकार से कि सबसे पहला आप इसमें बदलाव कीजिए। हमने कहा कि यह जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत और नगर निकायों से बहाली, उसको रोकिए और इसकी जगह बीपीएससी या इसी स्तर की कोई संस्था बनाकर, दूसरी संस्था बनाकर इससे शिक्षकों को बहाल कीजिए। उस वक्त नहीं सरकार ने माना, लेकिन अब तो सरकार मान रही है, डिसीजन हो गया, अब बीपीएससी से बहाली हो रही है। हमने कहा कि जो लोग बहाल हो गए हैं उस वक्त तक पुरानी व्यवस्था के हिसाब से, हमने कहा कि उसमें दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो पढ़ा सकते हैं बच्चों को, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो आ गए हैं वो नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को। मेरी बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन स्थिति थी। हमने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि आप पात्रता परीक्षा शिक्षकों की लीजिए, और उसमें जो ठीक हो पढ़ाने की स्थिति में उनको टीचर रखिए, और टीचर उस तरह से नहीं रखिए जैसे आप रख रहे हैं। उनको जो भी सुविधा देनी हो एक शिक्षक के रूप में, उतनी सुविधा उनके लिए बहाल कीजिए। और जो लोग पात्रता परीक्षा में नहीं आ पाते हैं उनको वैसे किसी विभाग में भेज दीजिए जिस विभाग में पढ़ाई लिखाई का बहुत मतलब नहीं हो, ताकि उनकी भी बेचारे की नौकरी सुरक्षित हो और शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त हो। राज्य सरकार ने बाद में पात्रता परीक्षा ली। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है अंतिम रूप से कि पात्रता परीक्षा तो देनी होगी। तो एक नहीं और भी कई है जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए हमने बताया कि हमने जो सुझाव दिया बेहतरी के लिए राज्य की सरकार ने किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, देर से ही सही लेकिन कदम उठाया, और इसका असर भी है। उन दिनों संस्थाएं, सरकारी शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई थी, टीचर नहीं जाते थे कॉलेज, स्कूल में टीचर नहीं जाते थे, विद्यार्थी भी नहीं जाता था, लेकिन आज टीचर भी समय पर जा रहे हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात भी हमने उस समय कहा था, आज बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है, तो आज टीचर भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, और उस समय से बेहतर आज जरूर हुआ है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि जितना बेहतर होना चाहिए उतना बेहतर नहीं हुआ है, हम इसको स्वीकार करते हैं। हम सरकार में हैं, कल वोट मांगने जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हम करें जितना हुआ है काफी नहीं है, आगे बहुत कुछ करने की जरूरत है। जी, अब सवाल सीधे मैं, चूंकि अब चुनावी मौसम है और जो गठबंधन है, गठबंधन के अंदर कोई भी एनडीए हो, महागठबंधन हो, उसमें जितनी पार्टियां रहती हैं उसमें जीत एक ही बात की होती है, सीट को लेकर के, और यही बात मूल बात है। तो आपकी जो पार्टी है वो कितनी सीटों के लिए मांग करेगी और उस पर चुनाव लड़ेगी? अपने शुरुआत में कहा कि जब तक नहीं कहिएगा तब तक पूछते रहेंगे, कविता के रूप में आपने कहा, लेकिन आपका पूछना काम है, क्या जवाब देना है मेरा विषय है। देखिए, कुछ चीज ऐसी होती है जिसकी चर्चा सार्वजनिक करें, परिवार का मामला हो, पार्टी का मामला हो, गठबंधन का या कहीं भी, तो उससे परिवार संगठन का नुकसान होता है, उससे कुछ लाभ हो इसका कोई चांस नहीं। आपका सवाल वही है, इसका हम उत्तर देंगे तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान ही हमारा हो सकता है। तो जिस काम से नुकसान ही होना है और लाभ तो कुछ होगा नहीं, हम बोल देंगे उससे लाभ क्या होगा, तो लाभ कुछ नहीं और नुकसान ही होना है, तो ऐसा घाटा का सौदा कौन करेगा? कोई मतलब नहीं इसका। नहीं, जिस काम से नुकसान हो ठीक बात है, लेकिन जिस बात से नुकसान हो चुका हो उसके बारे में मेरा सवाल है।
हाँ, ठीक है। काराकाट, आपके खिलाफ साजिश हुई? निश्चित रूप से साजिश हुई। आई एग्री विथ यू, बट साजिश किसी दल ने नहीं किया। इसका अर्थ थोड़ा दूसरा मत लगा लीजिएगा। किसी दल ने नहीं किया, कुछ लोगों ने साजिश की। कुछ लोगों ने साजिश की जी। और दुर्भाग्य इस बात का कि जिन लोगों ने साजिश की उनकी बातों में कुछ लोग नीचे के लोग आ गए। पंचायत स्तर के लोग, ब्लॉक स्तर के लोग उनकी बातों में आ गए, जिसका नुकसान हुआ। और जिन लोगों ने भी साजिश की उन लोगों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों की अवहेलना कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आए थे, सभा में उन्होंने बार बार कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जिता कर भेजिए। माननीय गृह मंत्री जी आए और गृह मंत्री जी ने तो एक कदम बढ़कर वहां कहा कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताकर भेज दीजिए, बाकी चिंता मेरे ऊपर। लोगों ने उनकी बात भी नहीं मानी, तो अब उनकी बात भी नहीं मानी और लोगों ने साजिश किए। साजिश तो हुई, फिर भी आप इसमें कहाँ एनडीए कोई दो राय है? फिर भी आप एनडीए में बने हुए हैं। एनडीए ने साजिश किया नहीं है, एनडीए की किसी पार्टी ने साजिश की ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्ति ने की, तो कुछ व्यक्ति तो उस तरह के हर जगह होते हैं भाई। आपके घर में, हमारे घर में, पार्टी में, सब जगह है। तो घर छोड़कर भाग जाइएगा? ये तो सभी जगह लोग होते हैं इस तरह के लोग, हाँ। हर जगह। तो अब थोड़ा सा राजनीति से इतर सवाल कि रैपिड सवाल है ये, तो पत्नी की कौन सी बात अच्छी लगती है और बुरी लगती है? कौन सी बात अच्छी लगती है और बुरी लगती है? अरे भाई, बुरी लगती है ये बोलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं फिर मामला वही नुकसान वाला हो जाएगा। इसलिए ये मत बुलवाइए। अच्छी बात यह लगती है कि हमारे हर काम में कदम से कदम मिलाकर सहयोग करती है और कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करती है और जो कुछ करते हैं उसमें सहयोग करता है। अच्छी बात। फिल्म देखते हैं? कौन सी फिल्म, भोजपुरी, हिंदी? फिल्म देखते तो बहुत थे। जब विद्यार्थी थे और मुजफ्फरपुर में हम एलएस कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त सिनेमा हॉल का क्रेज था। इंतजार करते थे कि फ्राइडे को किस सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म आएगी। और कुछ दिन तो ऐसा हुआ कि एक नया सिनेमा हॉल वहाँ बना था, संजय टॉकीज। उसके बगल में हम रहते थे, तो कोई नई फिल्म आती थी तो एक फिल्म को 3 बार 4 बार देख लेते थे। और बाकी सब सिनेमा हॉल में पहले से पता रहता था कि कौन सिनेमा हॉल में। और कई बार जब कोई ओकेजन होता था, 15 अगस्त, 26 जनवरी इत्यादि, तो एक टिकट पर 2 खेल होता था उस समय। एक टिकट कटाई और 2 फिल्म देखिए। तो बड़ी रुचि थी, सिनेमा खूब देखते थे। पवन सिंह का गाना सुनते हैं? हाँ, अब हम उस समय की बात बताते, अब मौका कहाँ मिलता है, अब मौका सिनेमा देखने का। नहीं, पवन सिंह का संदर्भ यहाँ यह है ना कि पवन सिंह तो पॉलिटिक्स में भी बड़ा आपके लिए अहम रहेंगे ना, वो तो घूमेंगे ही आपके इर्द गिर्द। गाना मुझको बेहद पसंद है जी। अब जिनका नाम आप बता रहे हैं, हम वाकई ईमानदारी से बोल रहे हैं कि बहुत उनका गाना सुनने का मुझको अवसर नहीं मिला। कोई दिया ही नहीं गाना तो कैसे सुन पाते, ये सच हम बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी के गाना से परहेज कर रहे हैं, यह भी नहीं। अच्छा गाना होगा तो क्यों नहीं सुनेंगे, किसी का अच्छा गाना होगा। कलाकार एक अलग है ना, तो कलाकार जो भी अच्छा काम करे उसका सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए गाना सुनने में कोई परहेज नहीं है, मौका नहीं मिलता है। हाँ, कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ म्यूजिक जरूर, क्योंकि एक थेरेपी भी है, थेरेपी भी है। गाना सुनिए, संगीत सुनिए तो थोड़ा स्ट्रेस आदमी का कम होता है। तो उस दृष्टि से जब मौका मिलता है तो गाना सुनते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे जो हिंदी गाना है और पुराना गाना है उसको हम सुनते हैं। नीतीश कुमार जी चूंकि आपके बहुत पुराने सहयोगी रहे, और एक अभी आपके आने से पहले मैं एआई का ज़माना है तो गौर में एक सर्च कर रहा था, तो हम उसमें पढ़े कि जो कुशवाहा उपनाम है आपका, नीतीश कुमार ने दिया, उसमें वो दिखा रहा है। पता नहीं, आप ज़्यादा इसके बारे में जानते होंगे, ऐसा है क्या? 100% सही है। अच्छा, मेरा सर्टिफिकेट का नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट या बाद के सर्टिफिकेट में उपेंद्र प्रसाद सिंह है। बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य बनकर हम आए तो उस वक्त भी बिहार विधानसभा के रिकॉर्ड में अगर कोई देखे कि उपेंद्र कुशवाहा कभी एमएलए हुआ तो शायद नहीं मिले। उपेंद्र प्रसाद सिंह एमएलए हुआ उस वक्त तक। बाद में हालांकि चेंज नीतीश कुमार जी ने किया पहले,
लेकिन सर्टिफिकेट में था तो नामांकन उसी नाम से हमने किया। नीतीश कुमार जी ने चेंज किया जब पहली बार जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी हुआ करते थे, उस वक्त की बात है। एक कमिटी बनी पार्टी की यूथ इकाई की, उस समय जो भी पार्टी थी, और उसमें मेरी भी अपेक्षा थी कि उस कमिटी में मुझको भी पदाधिकारी बनाया जाएगा। उम्मीद कर रहे थे, अखबार में खबर छपी, कमिटी बन गई। बहुत गौर से जिज्ञासा बस हमने सर्च किया, मेरा नाम नहीं था। नीतीश जी से मिलने गए, उसी दिन सुबह सुबह नीतीश जी ने बधाई दी, कहा कि आप तो पदाधिकारी हो गए। हम कहाँ पदाधिकारी हुए, हमारा तो नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यही ना आपका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। हम तो खोज रहे थे उपेंद्र प्रसाद सिंह, और उसमें आ गया उपेंद्र कुशवाहा। वहीं से नीतीश जी ने चेंज कर दिया। नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में अगर एक शब्दों में उनको परिभाषित करना हो आपको कि नीतीश जी की छवि से लेकर तमाम चीजें जो हैं उनकी, तो आप कैसे करेंगे? इतना आसान काम है उनको समझना क्या है? उनको समझना इतना आसान नहीं कि एक पंक्ति में उनकी परिभाषा कर दी जाए, बड़ा मुश्किल है। तो इसका दोबारा क्यों निकलना हुआ? अब चुनाव के समय ये सब अंदर की बात बोलेंगे तो और फिर वो एक अलग मामला खड़ा हो जाएगा, इसलिए अलग से कभी व्यक्तिगत रूप से पूछना होगा तो बता देंगे। चुनाव में एनडीए को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? जितनी जनता देगी उतनी सीट मिलेगी। आपका अनुमान क्या है? सरकार बनेगी, एनडीए की गारंटी है। सरकार बनेगी, एनडीए की गारंटी है, क्योंकि जनता का रुझान हम देख रहे हैं, उसके आधार पर बोल रहे हैं। कोई हमारा व्यक्तिगत नहीं है, जनता का रुझान है। और जनता का रुझान इस रूप में थोड़ा समझिए कि हम बिहार के गांव में यात्रा हमने भी की थी कुछ दिन पहले, और ऐसे भी हम लोग जाते ही रहते हैं। कई जगह लोगों ने शिकायत की, खास करके एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार इतने दिनों तक है उसके लिए हो जाता है। तो कई जगह लोगों ने शिकायत की, यह काम नहीं हुआ, वह काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो हमने कहा कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि यह काम नहीं हुआ, लेकिन बताइए कि फिर चुनाव होगा तो उसमें आप किसको पसंद कीजिएगा कि फिर आपका काम आगे हो जाए? उसके जवाब में जो लोगों ने कहा कि भाई काम नहीं हुआ, लेकिन भरोसा अगर है तो फिर एनडीए के ऊपर ही भरोसा है, काम यही लोग करते हैं, यही लोग करेंगे। तो इस ख्याल से जो रुझान हम बता रहे हैं कि लोगों का रुझान है, तो सरकार फिर एनडीए की बनेगी। एसआईआर को लेकर क्या काफी बिहार में, खास तौर से बिहार से जुड़ा हुआ मामला रहा, और एसआईआर को लेकर विपक्ष ने काफी हमले किए, और उसकी जो खामियां हैं उसके बारे में कई बातें उनकी ओर से आई हैं। इसको लेकर आपका क्या मानना है? और साथ में ये कि बिहार में घुसपैठ का मसला काफी इन दिनों, खासतौर से चुनाव के वक्त, काफी उछल कर सामने आ रहा है। इसके बारे में आपका देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी किया, शुरुआती दौर में जो कहा, बाद में यात्रा उन्होंने की, एक तरह से खोदा पार निकली चूहिया जैसा हो गया। कोई मतलब नहीं, एसआईआर कोई इशू ही नहीं। जितनी मेहनत उन लोगों ने की ना बिहार के गांव में जाकर के, अगर कोई और इशू लेकर करते तो शायद उनको पॉलिटिकल लाभ ज्यादा मिल सकता था। एसआईआर इशू है ही नहीं। उन लोगों के कहने का आशय यह था, जो भाषण दे रहे थे और लोगों के बीच जो परोस रहे थे, आशय यह था कि इंटेंशनली उनके वोटर्स, उनके समर्थकों का नाम काटा जा रहा है। यह उनका कहने का आशय था। हमने उनसे बार बार कहा, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं शपथ पत्र के साथ दीजिए, नहीं दिया उन लोगों ने। हमने भी कहा कि अगर आपको लगता है कि इंटेंशनली कहीं काटा जा रहा है किसी का नाम, तो कोई गांव, कोई मोहल्ला से 100-150 ऐसे लोगों को ले आइए जिनका नाम इंटेंशनली काटा जा रहा हो, मीडिया के सामने लाइए, प्रस्तुत कीजिए, और तब बताइए कि इतने लोग हैं, इनका नाम काटा जा रहा है। अगर वोट देते तो महागठबंधन को के वोटर होते। कभी लोग नहीं ला पाए। देखिए, छिटपुट कुछ लोगों के साथ गड़बड़ी हुई है, जो गड़बड़ी सामान्य तौर पे होती है। वही सरकारी डाटा कलेक्शन होता है, उसमें गड़बड़ी रहती है। सिर्फ वोटर लिस्ट के मामले में हम नहीं कर रहे, देश भर में चाहे पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, या केंद्र सरकार, डाटा 100% एरर फ्री की सरकार के द्वारा कलेक्ट किया गया कभी हो ही नहीं सकता है, नहीं होता है। व्यवहार की हम बात करें तो उस कारण से कुछ गड़बड़ी है, तो उसके सुधार के लिए इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस भी है। इलेक्शन कमीशन के निर्धारित प्रोसेस में लोग आवेदन करें, सुधार होगा। वो इंटेंशनली कहीं किसी के नाम के काटने का आरोप पूरे तौर पे गलत है, इसलिए लोगों के बीच यह मुद्दा बन ही नहीं सकता है। जी, कोई मतलब नहीं।
पिछले चुनाव में आपने ओवैसी साहब की पार्टी के साथ समझौता किया था, उनकी राजनीति के बारे में आपका क्या नजरिया है? उनकी राजनीति तो कहाँ कहीं राजनीति तो दिखी नहीं रही। अब तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है उनकी राजनीति का। कुछ फैक्टर ओपन तो कुछ फैक्टर ही थी। उनकी राजनीति का हैदराबाद आंध्रा में जो कुछ भी हो बाकी तो कुछ फैक्टर है ही नहीं। इस बात को कोशिश कर रहे थे कि आरजेडी के साथ दोस्ती आरजेडी उस लाइक नहीं वही समझा, पर मैं कल की से उन लोगों से कि कुछ फैक्टर अभी बिहार विधानसभा चुनाव में वो ऐसा नहीं है क्या बात ठीक और सरकार के हालिया फैसलों के बारे में वो कितना इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि आप लोग उस राजनीतिक दावा से आते हैं जहां ये माना जाता है कि लोगों को खुद समृद्ध करने के लिए उनको प्रयास करने की जरूरत है। सरकारों की ओर से जिस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मदद या सहायता देने की जो परिपाटी लिस्ट कुछ शुरू हुई है देश की राजनीति में, इसके आप लोग खुद बिल्कुल अलग नजरिया रखने वाले लोग रहे हैं। आज कैसा लगता है? नहीं, देखिए दो तरह की योजना इस संदर्भ में होती है। एक योजना जैसे साइकिल देने वाली, कोई आज की नहीं है, पहले से बच्चों को ठीक है कि बच्चों के गार्जियन को इतना समृद्ध बनाया जाए कि खुद अपने बच्चों को साइकिल खरीद कर दे दें साइकिल। लेकिन हाँ, फॉर द टाइम बिंग जब तक उनका गार्जियन उस स्तर का नहीं होता है तब तक अगर सरकार मदद दे रही है, इंतजार तो बच्चे नहीं करेंगे ना कि हमारे पिताजी 20 साल 15 साल 10 साल के बाद उस रूप में आ पाएंगे आर्थिक रूप से कि साइकिल खरीद पाएंगे। तब तक 10 साल के लिए अगर सरकार दे रही तो उसमें दिक्कत क्या है। हाँ, लेकिन सरकार के लिए है कि दूरगामी योजना ऐसी बनाए कि इस तरह की सहायता लोगों को देने की जरूरत ही ना पड़े। तो एक तो इस तरह की योजना है। दूसरी योजना है जिसमें पत्रकार लोगों का पेंशन बढ़ा दिया गया। इसमें कौन सरकार की, तो अच्छा काम है, इसके लिए तो सरकार की आलोचना नहीं। जो पेंशन है गरीब लोग 400 रुपए से 11 रुपया, इतना अच्छा काम है। मानदेय आशा और भी जो है उस स्तर के कार्यकर्ता उनका बढ़ा, तो यह तो उनका अधिकार था, सरकार ने बढ़ाया, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा काम है। ये था हमारा आखिरी सवाल आपसे। आप हमारे मंच पर आए, प्रभात खबर के संवाद कार्यक्रम में आने के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और प्रभात खबर परिवार की ओर से आपको हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि आप यहाँ आए और अपनी बात आपने रखी, हमारे सवालों का जवाब दिया। जी, बड़ा बढ़िया चल रहा था वो जो सिनेमा वाली बात चल रही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।